हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रिलेशन फंक्शंस का चौथा लेक्चर, जहां पर हम लोगों ने रिलेशंस को बहुत अच्छे से समझा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस को देखा और कॉम्पोजिशन भी बड़ा तीर चला चला कर हम लोगों ने देखा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस शीट्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा और लेक्चर में पढ़ाई गई चीज़ों को नोट्स भी बनाए होंगे और साथ साथ अपने दिमाग के अंदर भी छाप लिया होगा, है ना। तो आज मैं शुरुआत करूंगा रिलेशंस को समझने के बाद। हम लोग जहां आते हैं वो है स्टेज, वो प्लेटफॉर्म है फंक्शंस का। फंक्शंस है तो एक तरीके का रिलेशन ही, लेकिन क्या डिफरेंस है वो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कब हम किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन बोलेंगे, कब हम उसे फंक्शन बोलेंगे। ये डिफरेंस को आपको समझना होगा और इसी डिफरेंस के साथ हमारे पास फंक्शंस के फिर और टाइप्स ऑफ फंक्शंस आते हैं और उनसे रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट्स निकल कर आते हैं। वो सारी चीज़ें हम लोग लेक्चर वाइज लेक्चर करते रहेंगे, लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे और उसके साथ एक हमारा नन्ना मुन्ना सा एक टॉपिक है, दैट इज डोमेन एंड फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैथ्स पढ़ने वाले बच्चों को एक अलग ही लेवल का फोबिया है डोमेन और रेंज निकालने में। लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनकी मदद से अगर आप उस स्टेप्स को फॉलो करते हो, उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हो, तो आप लोगों को डोमेन या रेंज निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप बड़ी स्मूथली, कुछ क्वेश्चन तो देखो होते ही भाई भारी है ना, उनका क्या करें, छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं है, उनको प्रैक्टिस करना है। शायद थोड़ी सी उसमें मेहनत लगेगी, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ ज्यादा दिमाग लग रहा है, लेकिन जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जो जनरली एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस के डोमेन और रेंज निकालना आपके लिए एकदम हलवा बना दूंगा आज, एकदम हलवा, है ना। तो तैयार है ये गर्मा गर्म हलवा खाने के लिए? चले, तो आज मैं आप लोगों को फंक्शंस का इंट्रोडक्शन दूंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, एंड देन उसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो डिफरेंस समझना है कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन, या रिलेशन वर्सेस फंक्शंस के बीच में आपको डिफरेंस सबसे पहले पता होना चाहिए। तो देखो, कह रहा है कि सर फंक्शन एफ जो है उसे हम लोग एक रिलेशन ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? रिलेशन ही बोल रहे हैं कि वो भी एक रिलेशन ही होता है सर, ठीक है, वो भी एक रिलेशन ही होता है। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है सर? इसकी खास बात ये होती है कि इसमें जब भी आपने पहले वाले सेट से कोई एलिमेंट लिया है, दैट इज ए, है ना, देयर एग्जिस्ट अ बी इन बी सच दैट ए बी जो हो वो उस रिलेशन एफ में हो, ठीक है। यानी कि हर एक एलिमेंट जो भी आपने सेट ए का है, सेट ए का हर एक एलिमेंट, फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट इन ए, जो सेट ए के अंदर जब आप कोई रिलेशन बनाते हो तो दोस्त आप ऐसे बनाते हो ना कि सर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो सेट ए से सेट बी की तरफ आप एक रिलेशन बनाते हो। तो सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सब की बात हो रही है, कोई भी छूट ना जाए, है ना, कोई भी छूट ना जाए। तो सभी एलिमेंट्स की बात हो रही है सर। सभी एलिमेंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। क्या एग्जिस्ट करेगा? कि एक एलिमेंट बी में यानी सर ये वाले सेट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा सच दैट की जगह देखो ये 1 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग काट देते हैं। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए सर? इसकी जगह पे होना चाहिए दैट, सच दैट ए बी जो है जो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी का, वो उस रिलेशन एफ में मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन दूसरी चीज जो मेजर डिफरेंस पैदा करती है रिलेशन और फंक्शन के बीच में, वो ये कि सर अगर ए बी जो है वो एफ सेट में यानी एफ रिलेशन में बिलोंग करता है और ए सी जो है वो भी एफ में बिलोंग करता है, यानी ए बी भी बिलोंग करता है और ए सी भी बिलोंग करता है, तो सर फंक्शन के केस में ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब बी बराबर सी होता है। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं इन मैथमेटिकल डेफिनेशंस का, तो कई बार बच्चों को ना बहुत
बार नहीं समझ में आता है कि सर ये क्या कहना चाहता है, हमें नहीं समझ में आता है। तो मैं इसको समझाने का सबसे आसान तरीका आप लोगों के सामने इस्तेमाल करने वाला हूं, वो है कि भाई रिलेशन और फंक्शन के बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो कैसे समझा जाए। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं मेरे दोस्त, आप लोगों को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपना करना होगा कि सर यहां पर हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है। सेट ए से सेट बी में आप लोग एक रिलेशन बनाना चाहते हो, तो क्या एक फंक्शन रिलेशन होता है? हाँ, फंक्शन एक रिलेशन होता है। क्या एक हर एक रिलेशन फंक्शन होता है? नहीं। ये डिफरेंस आपको समझना है कि सर ये भी एक रिलेशन हो सकता है और ये भी एक रिलेशन हो सकता है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए से सेट बी में हम लोग एक रिलेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या अब हम लोग यहां पर देखिएगा, इस चीज को समझना बेहद जरूरी है कि सर यहां पर 1 से लेके हम लोगों ने 1 को मैप किया, 1 से हम लोगों ने 2 को मैप किया, सर 2 से हम लोगों ने 3 को मैप किया और 4 को मैप किया, 3 से हम लोगों ने सर 2 को मैप किया और 4 से हम लोगों ने 3 को मैप किया। तो जब आप इस मैपिंग को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, कैसे? रोस्टर फॉर्म में, तो आप यहां पर सपोज कीजिए आप इस रिलेशन को नाम देते हैं R1। क्या नाम देते हैं? R1 नाम देते हैं। तो R1 रिलेशन आपके पास क्या हो जाएगा? सर आप कहेंगे 1 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 1 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? सर 2 3 2 4 हो जाएगा। लीजिए 2 3 और 2 4 हो जाएगा। जी सर। फिर ये कह रहा है कि सर 3 2 क्या हो जाएगा? 3 2 हो जाएगा और 4 जो है बेटा 4 3 हो जाएगा। 4 3 के साथ मैपिंग कर रहा है। ये आपका एक रिलेशन बन जाएगा, R1 रिलेशन, है ना? ठीक है सर। इसमें अगर मैं एक रिलेशन बोलूं कि ये वाला रिलेशन जो है ये सर R2 रिलेशन है R2 रिलेशन है, तो ये R2 रिलेशन अगर मैं बनाता हूं तो दिस रिलेशन इज 1 का सर मैपिंग 2 से हो रहा है, 2 की मैपिंग सर 4 से हो रही है, 3 की मैपिंग 1 से हो रही है और 4 की मैपिंग जो है वो 3 से हो रही है। ये आप लोगों को ये वाला रिलेशन बनता है। सर वैसे तो ये दोनों के दोनों रिलेशन हैं, ये दोनों ही रिलेशन हैं, लेकिन सर ये वाला जो है स्पेसिफिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला फंक्शन ये वाला रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। लेकिन ये वाला रिलेशन जो है इज अ फंक्शन, ये रिलेशन जो है इज अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है। तो क्या ऐसा डिफरेंस आया कि सर ये फंक्शन नहीं कहला रहा है लेकिन ये वाला रिलेशन फंक्शन कहला पा रहा है? क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं? ठीक है, नोटिस करना बेटा। ये मेजर डिफरेंस ये है कि आपको सिर्फ ऐसे देखना है कि अब जो हम लोग तीर चलाएंगे ना, अब जो हम लोग तीर चलाएंगे तो उस तीर के लिए एक छोटा सा रूल अपने मन में सेट कर लो। मैं इसी मैथमेटिकल लैंग्वेज को आसान और चालू भाषा में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। जिन्हें मैथमेटिकल लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है वो इस चालू भाषा के मतलब से अपना एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करें। वो ये कि सर रिलेशन में कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग सेट ए से लेते हैं तो वो कितने भी तीर चला सकता है। कितने भी मतलब जैसे आप लोग यहां पर देखिए कि सर ये जो 1 एलिमेंट है इसने एक तीर इस तरफ चलाया, सर एक तीर इसने इस तरफ चलाया, है ना? इसने एक तीर 1 की तरफ चलाया, एक तीर 2 की तरफ चलाया। तो अगर कोई भी एलिमेंट एक से ज्यादा तीर चलाता है तो ये सब रिलेशन में पॉसिबल है। लेकिन यहां देखिए, यहां चारों के चारों एलिमेंट ने सिर्फ एक ही तीर चलाया है। जैसे 1 ने सर एक ही तीर चलाया, सर 2 ने इसने भी सर एक ही तीर चलाया, 3 ने इसने भी सर एक ही तीर चलाया और 4 ने सर इसने भी सिर्फ एक ही तीर चलाया। यानी अब आप इन चीजों को अपने दिमाग में सेट करें कि अगर किसी रिलेशन के अंदर पहले वाले सेट, जिसे हम लोग डोमेन वाला सेट भी कहते हैं, वहां से सबसे पहली चीज कि सर सभी के सभी एलिमेंट्स को तीर चलाना कंपलसरी है। हर एक एलिमेंट तीर जरूर चलाएगा और चला भी रहा है तो सर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तीर चलाएगा, मल्टीपल तीर वो नहीं चलाएगा। मल्टीपल तीर वो नहीं चलाएगा क्योंकि यहां पर बेटा मल्टीपल इमेजेस आ रहे हैं। यहां पर आप ध्यान दोगे तो यहां पर मल्टीपल इमेजेस आ रहे हैं एक ही वैल्यू के, है ना? एक ही वैल्यू के मल्टीपल इमेजेस आ रहे हैं, लेकिन यहां पर एक ही वैल्यू के सिर्फ
एक ही इमेज आ रहा है, मल्टीपल इमेजेस नहीं आते हैं। तो मैं छोटे में ब्रीफ में फिर से आप लोगों को समझा देता हूं कि आपको फंक्शन को टेस्ट करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि सर जो हमें पहला सेट दिया गया है उसके सभी एलिमेंट ने तीर चलाया है, ये इंश्योर कर लेना कि सभी एलिमेंट ने तीर चलाया है। दूसरा कि सभी एलिमेंट ने अगर तीर चलाया है तो क्या सबने सिर्फ एक एक तीर ही चलाया है। अगर सबने सिर्फ एक ही तीर चलाया है तो वो फंक्शन की कैटेगरी में है, और अगर किसी भी एलिमेंट ने एक से ज्यादा तीर चलाए हैं तो सर वो रिलेशन की कैटेगरी में रहेगा, वो फंक्शन की कैटेगरी में अपग्रेड नहीं हो पाएगा। आसान शब्दों में समझ में आ गया भाई, है ना। याद रखेंगे सर रिलेशन कितने भी तीर चला सकता है, लेकिन फंक्शन को एक रूल है कि वो सिर्फ एक ही तीर चलाएगा। अगर उसने एक से ज्यादा तीर चलाए तो इसका मतलब सर वो फंक्शन नहीं होगा। इसको अगर हम लोग थोड़ा और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो इसे ऐसे समझ सकते हैं दोस्त। कैसे बेटा, आप लोग फंक्शंस वगैरह पहले से थोड़ा बहुत तो जानते ही हो। सपोज कीजिए मैं fx बराबर आप लोगों के पास एक फंक्शन लिखकर देता हूं। आप लोग जानते होंगे सर फंक्शन तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले लेते हैं। एक फंक्शन ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, हाँ एक फंक्शन ले लिया। अब मुझे जो जनरली आपको समझाना है कि अगर मैंने इस फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 1 रख दिया तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6, है ना, 6 हो जाएगा। मुझे सिर्फ इतना बताइए मेरे दोस्त, क्या इस फंक्शन की वैल्यू 6 के अलावा कुछ और आ सकती है, हां या नहीं? आप कहोगे सर अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं तो शायद कुछ और आंसर आ जाए, यानी f के अंदर अगर मैंने x की वैल्यू 2 डाल दी तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा और प्लस 2 हो जाएगा, तो 6 6 12 हो जाएगा। सर अब 12 आ सकता है। सम अदर वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको x की कुछ और वैल्यू डालनी पड़ेगी। यानी इसने कहने की कोशिश क्या करी सर, इसने ये कहा कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं और x की वैल्यू 2 लेता हूं तो सर x की वैल्यू 6 और 12 के साथ मैपिंग हो रही है, यानी 1 ने सिर्फ 6 के साथ ही मैपिंग करी होगी और 2 ने सिर्फ 12 के साथ ही मैपिंग करी होगी। अगर मैं कोई और एलिमेंट डालूंगा तो उसके लिए रेस्पेक्टिव शायद कोई और एलिमेंट आएगा, लेकिन सभी x की वैल्यू रखने पर हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू आने के चांसेस होते हैं और एक से ज्यादा चांसेस नहीं बनते हैं। तो यहां से हमें समझ में आता है कि सर सिंगल तीर चलाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। दिस इज क्लियर। प्रैक्टिकली थोड़ा सा और हम लोग एक्सप्लोर कर पाए कि सर ऐसा क्या बात बोलने की कोशिश कर रहा है। देन उसके बाद बेटा यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है इसको आप लोग ड्यूरिंग द एंटायर सेशन आप लोगों के लिए जरूरी है। कैसे? ये कहता है कि सर जैसे हमने कहा कि किसी भी फंक्शन के अंदर जो ए बी एलिमेंट हमारा एग्जिस्ट करता है उसमें जो बी है यानी बाद वाला जो एलिमेंट है उसको हम लोग इमेज बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं उसको, है ना, इमेज बोलते हैं। और जो हमारा ए है बेटा, ए को हम लोग क्या बोलते हैं सर? प्री इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री इमेज बोलते हैं। तो अगर मैं यहां पर देखूं इस वाले एग्जाम्पल से कि सर 4 3 जो है वो हमारा रिलेशन f से बिलोंग कर रहा है, तो 4 जो होगा वो बेटा कहलाएगा क्या? प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज कहलाएगा। और जो हमारा 3 होगा वो सर क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इमेज, ठीक है। और खासकर अगर मैं बात करूं तो ये एक दूसरे के होते हैं, यानी 4 जो है वो प्री इमेज ऑफ 3 है और 3 जो है वो इमेज ऑफ 4 है ना। तो ये छोटी सी चीज जो मैं यूज करूंगा आप लोगों को, ये बात याद रखिएगा कि दोस्त ये वाला एलिमेंट हमारा प्री इमेज कहलाएगा, ठीक है, और ये वाला एलिमेंट हमारा इमेज कहलाएगा। ये छोटी सी चीज आप लोगों को याद रखनी है। ड्यूरिंग द एंटायर सेशन मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूंगा सो दैट आप लोगों की क्लैरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना आए। डन है? यहां तक बात समझ में आती है। अब मैं कुछ रिलेशन और फंक्शंस के बीच में आप लोगों से डिफरेंस को पहचानना सीखना चाहता हूं कि आप लोग पहचान लें कि इनमें से कौन फंक्शन है या फिर कौन रिलेशन है, कौन फंक्शन नहीं है, ये आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे मैं सबसे पहले वाले की बात करूं
तो मान लीजिए मैंने इसे कहा कि सर ये अभी तो एक रिलेशन नंबर 1 है तो F1 लिख दिया। यहां मैंने कहा सर ये रिलेशन नंबर 2 है तो ये F2 हो गया, ये रिलेशन नंबर 3 है तो ये F3 हो गया, और ये रिलेशन नंबर 4 है तो मैंने इसे F4 का नाम दे दिया। जी सर। यहां पर आप देखेंगे यहां पर हमारे पास A सेट के अंदर 4 एलिमेंट्स है, B सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। A सेट के इस वाले एलिमेंट ने एक तीर चलाया, B सेट के इस वाले एलिमेंट ने एक तीर चलाया, A सेट के इस वाले एलिमेंट ने एक तीर चलाया, और A सेट के इस वाले एलिमेंट ने भी एक तीर चलाया। यानी कुल मिला के सर सबने एक एक तीर चलाया, किसी ने भी ज्यादा नहीं किया, किसी ने भी एक से ज्यादा तीर नहीं चलाए। तो आपको क्या लगता है, क्या ये फंक्शन होना चाहिए? तो आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि सर क्या सभी एलिमेंट्स ने तीर चलाए थे कि नहीं चलाए थे। तो आप कहेंगे हाँ सर सभी ने चलाए थे, सभी ने चलाए थे, और सभी के एलिमेंट्स ने अगर तीर चलाए हैं और सबने एक एक तीर चलाया है तो बेटा ये कैसा है, ये एक फंक्शन हो जाता है। दिस इज अ फंक्शन। अच्छा यहां देखेंगे सर यहां पर सभी ने तीर चलाया, हाँ सर सभी ने तीर चलाया, चारों के चारों ने तीर चलाया। अब चारों के चारों ने तीर चलाया और चारों ने बेटा एक एक तीर ही चलाया। अगर आप ध्यान देंगे देखिए इसने भी एक तीर चलाया, इसने भी एक चलाया, इसने भी एक चलाया, इसने भी एक चलाया। हालांकि ये तीर जाकर एक ही एलिमेंट को लग रहा है, लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि सर सभी एलिमेंट्स ने तीर चलाया और सबने एक ही बार तीर चलाया, तो इसका मतलब सर ये सेट ए से सेट बी में जाने वाला रिलेशन जो है एक फंक्शन है। ये क्या है सर, ये भी एक फंक्शन है। आपकी डेफिनेशन ने ये बात साबित करी। आगे चलते हैं, यहां से हम कहते हैं सर ये सेट ए और सेट बी की बात करें तो आप कहोगे सर ये और ये, सर इन तीनों ने तो तीर चलाया, लेकिन एक एलिमेंट ऐसा रह गया जिसके बारे में हमें नहीं मालूम कि इसने तीर चलाया या नहीं चलाया, या फिर चलाया तो किसको जाके लगा। तो मैं यहां पर बोलूंगा सर एक एंट्री जो है वो मिसिंग रह जाती है, इसका तीर जाके किसको लग रहा है ये हमें नहीं मालूम। अब अगर नहीं मालूम है तो हमने कहा कि सर ये नॉट अ फंक्शन हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन हो जाएगा। तो अब मुझे आप लोगों को बताना है कि ये फंक्शन है या फिर नॉट फंक्शन है। कमेंट सेक्शन में लिखेंगे फंक्शन और नॉट फंक्शन, है ना। चलिए दोस्त ये आप लोगों का छोटा सा बिल्कुल ताजा ताजा होमवर्क हो गया। ठीक है, ताजा ताजा होमवर्क हो गया। आप बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो मेजर डिफरेंस समझ में आ गया कि सर एक तीर चलना चाहिए और जो पहले वाला सेट है उसके सभी एलिमेंट्स ने तीर चलाया होना चाहिए, ऐसा कोई ना रह जाए जिसका तीर नहीं चला हो। हैं जी, बढ़िया। चलो तीर तीर खेलते रहेंगे, ऐसे करके रिलेशन फंक्शन पूरा हो जाएगा। बढ़िया जी बढ़िया। तो ये तो मेजर डिफरेंस हम लोगों को पता लग गया कि सर कब फंक्शन होगा कब नहीं होगा। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ्स, और उस ग्राफ्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना सर वो डोमेन और रेंज का है। डोमेन और रेंज का इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे पकड़ ही नहीं पाते हैं कि हमें किस तरीके से अप्रोच लेना है। देखो दो तरीके होते हैं डोमेन और रेंज को अप्रोच करने का, लेकिन क्या दोनों हर क्वेश्चन में लग जाते हैं ये भी कहना सही नहीं होगा। इसमें जो दूसरा मेथड मैं आप लोगों को बताऊंगा वो मेथड हर क्वेश्चन में लगता है, लेकिन अगर आप पहले मेथड की नॉलेज रखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतरीन बेनिफिट देखने को मिलेगा एक ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। बच्चों को एक और चीज मैंने प्रॉब्लम फेस होते हुए देखा है, वो ये कि बच्चे ग्राफ को सीरियसली नहीं लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं, और फिर उनको एक परेशानी फेस करनी पड़ती है। उनका जो नॉलेज है वो काफी लैक कर जाता है, काफी कमजोर रह जाता है, और उनको मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग काफी वीक रह जाती है। मान लीजिए, सिर्फ मान लीजिए कि आप 12th क्लास करने के बाद कई सारे फील्ड्स होंगे, लेकिन मैं मेजरली 3 अभी फील्ड्स आप लोगों को गिनवा रहा हूं कि हो सकता है कि आप कोई भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए कंपटीशन दे जैसे CUET, या फिर आप क्या करें, आप इंजीनियरिंग करने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम को अपीयर करें। एक हम लोग डिफेंस एग्जामिनेशंस को भी अप्रोच करते हैं कि 12th क्लास के बच्चे जनरली आजकल डिफेंस एग्जामिनेशंस की तरफ भी थोड़ा मोटिवेट हो रहे हैं। तो इन सब में आप लोगों को एक ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ बनने वाले क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो
क्या होगा कि अगर मैं इसके लेंदी मेथड को, जो एल्जेब्राइक मेथड होता है, उसको तो सीख लूं, लेकिन जब हमारे पास ऐसे कंपटीशन वाले एग्जामिनेशन में कोई सवाल आए तब आपकी नॉलेज कम पड़ जाए, क्योंकि उन कंपटीशन वाले सवालों में तो हमें सिर्फ 30, 40, 50 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्या तब हमें इन ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करना है? नहीं। अभी नई चीज क्या हो गई है कि सर अभी बोर्ड्स के एग्जाम में भी एमसीक्यूज डाले जाते हैं, तो एमसीक्यूज में क्या मैं ट्रेडिशनल मेथड से निकालूं या फिर दिमाग लगाऊं? तो दिमाग लगेगा तब जब नॉलेज होगा, तो नॉलेज लेना है ना। तो यहां पर बेटा कुछ कुछ ग्राफ्स हैं जिनके इक्वेशन अगर मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूं, बहुत ज्यादा फुटेज नहीं खाएंगे इसके ऊपर, कि सर ये जो फंक्शन है ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है, दैट इज एफ एक्स बराबर एक्स फंक्शन है, ठीक है। ये सर ये वाला फंक्शन जो है ये हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, ठीक है सर। ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास एफ एक्स बराबर साइन एक्स का फंक्शन है। आपको ये कुछ बेसिक ग्राफ्स मालूम होंगे, और अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, आने वाले 1-2 लेक्चर्स के अंदर अंदर मैं आप लोगों को ग्राफ भी पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं छोड़ूंगा, ग्राफ भी पढ़ाऊंगा मैं, है ना। तो हमारे पास 3 फंक्शन हो गए सर, एक एफ एक्स बराबर एक्स हो गया, एक एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। सर और भी होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ बेसिक एग्जांपल से आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो आपको समझने की जरूरत है। अब बेटा आपको यह समझना है कि सर कोई भी ग्राफ जब बन रहा है तो उसके पीछे आपको क्या देखना है, ग्राफ में कौन सी चीजें जो होती हैं जो स्टडी करने के लिए होती हैं, वो ये कि सर ये ग्राफ, इधर देखिए बेटा, इधर ये देखिए, ये ग्राफ जो है ये सेटा, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये जो ग्राफ इस तरफ होता है दिस इज वाई एक्सिस, सभी जानते हैं। सर कुछ नया बताओ, तो यहां पर नोट कर लो कि सर एक्स जो होगा वो हमेशा डोमेन से बिलोंग करता है, एक्स जो होगा वो हमेशा डोमेन से बिलोंग करेगा, और वाई जो होगा वो हमेशा सर रेंज से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा सर? रेंज से बिलोंग करेगा। ये बात आप लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रहा हूं कि सर ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं सर एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूंगा तब मैं किसकी बात कर रहा हूंगा सर? मैं डोमेन की बात कर रहा हूंगा, है ना, डोमेन की बात। और जब मैं वाई एक्सिस की बात यहां पर छेड़ूंगा तब वाई एक्सिस में आप लोग किसकी बात कर रहे होंगे सर? रेंज की बात कर रहे होंगे। जी सर, रेंज की बात कर रहे होंगे। तो अब आप लोगों को यह समझना है कि सर एक्स एक्सिस में अगर मैं ऐसे करके ग्राफ के प्लॉट्स करना चाहूं, पॉइंट्स को प्लॉट करना चाहूं, तो एक्स एक्सिस में ऐसे ऐसे करके आप लोगों का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, है ना। आप ऐसे करके यहां से ग्राफ ऐसे प्लॉट करोगे, आप यहां से ऐसे करके प्लॉट करोगे, आप यहां से ऐसे करके प्लॉट करोगे। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि सर ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक जा रहा है। तो आप कहोगे सर ये लाइन जितना आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते रहेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्त, फिर से बोल रहा हूं कि ये जो लाइन ग्राफ है एफ एक्स बराबर एक्स का जो ग्राफ है, इस ग्राफ को आप लोग इंफिनिटी तक, अगर इधर भी इन्फिनाइट एक्सटेंशन देते हैं इधर भी इन्फिनाइट एक्सटेंशन देते हैं दोनों साइड से, तो इसका मतलब सर इसका जो एक्सट्रीमम पॉइंट होगा, सबसे बाहर वाला पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट जो आप मानोगे, तो वो सर इंफिनिटी को चला जाएगा, है ना, इंफिनिटी को चला जाएगा, अनंत को चला जाएगा। इसका मतलब सर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? इंफिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है सर? इंफिनिटी। जब इधर की तरफ जाते रहेंगे तो हमारी एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाती है सर? माइनस इंफिनिटी। तो हम लोग इस सवाल के लिए बोलेंगे कि सर ये वाले सवाल का जो डोमेन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? माइनस के इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। कहां से कहां तक सर? माइनस के इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक। यानी ये जो ग्राफ है ये सर डिफाइन हो रहा है, माइनस इंफिनिटी डालोगे तो भी डिफाइन होगा, प्लस इंफिनिटी डालोगे तो भी डिफाइन होगा। यानी ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस में माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक ये फैला हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। डन है। अब बात आती है सर रेंज की। रेंज में देखोगे तो सर फिर से वैसा ही कुछ काम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंटली, कि इस बार मैं इन्हीं वैल्यूज को बेटा वाई एक्सिस पे ड्रॉप करने की कोशिश करूंगा। ये लीजिए, वाई एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, है ना, यहां से यहां दिखाई देगा, यहां से यहां दिखाई देगा, यहां से यहां दिखाई देगा, ऐसे करके ये वाई एक्सिस पे बन रहे होंगे। देन यू विल से दैट कि सर ये ग्राफ जो है वाई एक्सिस में कहां तक जा रहा है? सर वाई एक्सिस में पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है और नेगेटिव वाई एक्सिस में माइनस के इंफिनिटी तक जा रहा है। तो रेंज मेरा क्या हो जाता है सर? रेंज मेरा माइनस के इंफिनिटी से इंफिनिटी तक हो जाता है। यानी वाई एक्सिस में भी ग्राफ जो है वो इंफिनिटी तक गया
और माइनस इंफिनिटी तक गया तो हमारा रेंज इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ठीक है सर, यहां पर सेम कॉन्सेप्ट्स को अगर आप लगाने की कोशिश करें तो आप कहेंगे कि सर एक्स एक्सिस पे अगर मैं प्लॉटिंग्स करता हूं तो एक्स एक्सिस में धीरे 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 ये ग्राफ बेटा देखने में आपको लग रहा है कि सर ये ग्राफ तो यहीं खत्म हो गया, लेकिन ये ग्राफ अभी क्या होगा और ऊपर 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 जाता रहेगा, जाएगा ना, बहुत ऊपर तक जाएगा। कितना ऊपर जा सकता है? एकदम ऊपर। कहां तक सर? तारों तक जा सकता है, बनाया नहीं आपने बस। तो जितना आप लोग बनाओगे तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू कहां जा रहा होगा बेटा? इंफिनिटी तक जा रहा होगा ना। और इसका भी मिनिमम वैल्यू जो एक्स की वैल्यू आप डाल सकते हो वो भी माइनस इंफिनिटी तक आप लोग डाल सकते हो। तो हमें समझ में आया कि सर एक्स एक्सिस जो है इंफिनिटी तक फैला हुआ है और वाई एक्सिस जो है वो भी माइनस इंफिनिटी तक फैला हुआ है। यानी इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं आप लोगों को डोमेन लिखने के लिए बोलूं तो आप कहेंगे सर इसका डोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट खेल मैं बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट खेल वो ये कि सर यहां पर देखिए, आपने जब वाई एक्सिस पर इनकी प्लॉटिंग्स करने की शुरुआत करी तो ये वाई एक्सिस की प्लॉटिंग हो गई। वाई एक्सिस की प्लॉटिंग यहां से भी आ सकती है, यहां से भी वाई एक्सिस की प्लॉटिंग आ सकती है, यहां से भी आ सकती है, जहां से भी आप चेक करो बेटा वाई एक्सिस की प्लॉटिंग जो है वो आपकी सिर्फ इंफिनिटी तक जा रही है, लेकिन माइनस के इंफिनिटी तक नहीं जा रही है। जितनी भी ग्राफ की प्लॉटिंग है वो वाई एक्सिस पर सिर्फ इंफिनिटी तक जा रही है, माइनस इंफिनिटी पे नहीं जा रही है। तो सर पता करो वाई एक्सिस पे कहां तक आंसर हमें मिल सकता है। तो जब आप धीरे धीरे ग्राफ में बेटा धीरे धीरे ग्राफ में इधर की तरफ उतरते रहोगे, ऐसे करके इधर इधर है ना, ऐसे करके जब आप उतरते रहोगे तो आपका ग्राफ जो है एक पॉइंट पर यहां पहुंच जाएगा। दोस्त कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। और आप कहोगे कि सर ये वाई एक्सिस पे जो है ना वैल्यू सिर्फ 0 तक जा रही है, 0 से नीचे नहीं जा रही है। कहां तक जा रही है? सिर्फ 0 तक जा रही है, 0 से नीचे नहीं जा रही है। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि सर हमारा जो रेंज है वो सर शुरुआत 0 से हो रही है और 0 हमारा इंक्लूडेड है, तो राउंड ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट, और इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता, तो 0 से इन्फिनिटी मेरा क्या हो जाएगा दोस्त? रेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दैट विल बी द डिजायर्ड रेंज हो जाएगा, है ना। ठीक है सर, यहां देखिए दोस्त, यहां पर अगर आप लोग नोट करोगे तो आप लोगों को एक खास तरीके की लाइन दिखेगी, कुछ इस तरीके की। हैं जी, दिख रही है सर? एक खास लाइन बेटा आपको यहां पर भी दिख रही होगी इस तरीके की। थोड़ा सा और इसे ऊपर कर देते हैं और थोड़ा सा ये रोटेट हो जाएगा जी, ये लाइन दिख रही है। तब आप कहोगे कि सर अगर मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग मूव करना शुरू करूं तो ग्राफ ऐसे जाता है ना, फिर ग्राफ ऐसे जाता है, फिर ग्राफ ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, एंड सो ऑन। ये इसी रीजन के बीच में ही रहता है, इसी रीजन के बीच में। तो अब आप यहां से क्या करें दोस्त, अगर आप यहां से इसके प्लॉटिंग्स गिरने की कोशिश करें एक्स एक्सिस पर, तो आप कहेंगे सर ऐसे गिर सकता है, ऐसे गिर सकता है, ऐसे गिर सकता है, ये थोड़ा सा गलत बन गया, ऐसे एक्स एक्सिस पर प्लॉटिंग आ सकती है, सर ऐसे एक्स एक्सिस पर प्लॉटिंग आ सकती है, यूं करके, है ना। तब आप कहोगे कि सर हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक फैला है? सर इंफिनिटी तक जा रहा है, और यहां पर सर कहां तक जा रहा है? माइनस के इंफिनिटी तक जा रहा है। यानी हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस में इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक फैला हुआ है। तो हम लोग यहां से क्या कहेंगे सर? डोमेन कितना हो गया हमारा? डोमेन हो गया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। लेकिन रेंज देखिए सर, रेंज अब आप लोगों को देखना है कि सर रेंज जो है वो हमारा, ये पॉइंट कौन सा है सर? ये वाला पॉइंट 1 है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है सर? माइनस के 1 है। तो जो भी ग्राफ है वो हमारा 1 और -1 के बीच में ही अटका हुआ है। तो इसीलिए मैं रेंज क्या बोलूंगा कि सर -1 इज द मिनिमम वैल्यू और 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन के ग्राफ को स्टडी करके उसका डोमेन और रेंज पता कर सकते हैं। तो ये सभी को समझ में आया कि कैसे हम लोगों का डोमेन और रेंज सेटिस्फाई होता है। हालांकि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं लास्ट क्लास में, यानी 11th क्लास में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, तब आप लोगों ने डेफिनेटली याद किया होगा कि सर साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो -∞ से इंफिनिटी होता है, जबकि रेंज जो होता है वो -1 से लेके 1 तक होता है ना। तो अब आपने इसे समझ भी लिया कि सर ये ऐसा क्यों है,
एक्स एक्सिस में तो सर ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक फैला है, लेकिन वाई एक्सिस में ये सिर्फ 1 से लेके -1 के बीच में ही रहता है, इसलिए मेरी रेंज जो हो जाती है इसके वैल्यूज की वो हो जाती है -1 से 1 तक। तो ये ग्राफिकली आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि सर एल्जेब्राइकली हम लोग कैसे निकालते हैं डोमेन, कैसे निकालते हैं डोमेन एल्जेब्राइक मेथड से। देखो बेटा, डोमेन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं डोमेन के लिए कुछ बात लिख देता हूं, ठीक है। डोमेन इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स, डोमेन इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स फॉर विच अ फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन उन एलिमेंट्स के सेट को कहते हैं जिन एलिमेंट्स पर फंक्शन जो होता है हमेशा डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड नहीं होता है, परिभाषित होता है, यानी विदाउट एनी मिसकैलकुलेशन आप लोगों की एक वैल्यू आ जाती है। डोमेन उन सभी एलिमेंट्स को कहते हैं, उन सभी एक्स की वैल्यूज को डोमेन कहा जाता है जिस वैल्यू को रखने पर हमारा फंक्शन एक डिफाइंड वैल्यू को आंसर करे, है ना। ओके तो अब कोई भी फंक्शन जब आप देखते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पर पिछले 3 क्वेश्चंस को ले लेता हूं। पहला एग्जांपल हमारे पास क्या था सर, हमारे पास fx बराबर क्या था, x था। दूसरा एग्जांपल हमारे पास fx बराबर x स्क्वायर था। तीसरा एग्जांपल हमारे पास fx बराबर sin x था। तो आप अपने आप मन से सवाल पूछिए कि सर मैं इन तीनों फंक्शंस में x की कौन कौन सी वैल्यू डाल सकता हूं। देखो मोटा मोटी अगर बात करें तो आसान तरीके में बोलूंगा कि पूरे नंबर लाइन को आप लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हो। पहला हिस्सा नेगेटिव नंबर्स का जो कि लेफ्ट हैंड साइड में होता है, दूसरा हिस्सा 0 जो कि दोनों के बीच में होता है, और तीसरा हिस्सा राइट हैंड साइड जो कि राइट हैंड साइड में होता है, दैट इज ग्रेटर देन 0। मैं इसे बनाकर भी आप लोगों को दिखाता हूं तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि सर ये होता है हमारा नंबर लाइन जो कि माइनस के इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, इसके बीच में हमारे पास 0 है। तो हम लोग कहेंगे सर एक हिस्सा होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कौन सा हिस्सा होता है सर, जो कि x लेस देन 0 होता है। सर एक हिस्सा होता है हमारा ये वाला हिस्सा, है ना, ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा कौन सा होता है सर, ये वाला हिस्सा होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। और एक हिस्सा कौन सा होता है सर, एक हिस्सा हमारे पास होता है ये वाला पॉइंट जहां पर x बराबर 0 होता है। तो हम लोग पूरे नंबर लाइन को 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, दैट इज 0 का लेफ्ट, 0 का राइट और 0 पर। तो अब मैं ये कहूंगा कि सर अगर मुझे इसे चेक ही करना है तो मैं 0 से छोटे नंबर इन तीनों फंक्शन में डाल सकता हूं। हाँ सर डाल सकते हैं। मान लो मैंने x की वैल्यू -1 डाली, तो -1 डालने पर यहां -1 आ जाएगा, यहां -1 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, यहां -1 डालेंगे तो साइन -1 की जो भी वैल्यू होती होगी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का इस्तेमाल करके वो आंसर आ जाएगा। मतलब फंक्शन डिफाइन होगा, फंक्शन डिफाइन होगा। मैं 0 डाल सकता हूं, सर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और साइन 0 भी सर 0 होता है। मैं 0 से बड़ा कोई नंबर सपोज करो मैं π/2 ले लेता हूं, तो यहां पर π/2 आ जाएगा, यहां π²/4 आ जाएगा, और यहां पर साइन π/2 1 होता है। तो सर सभी के सभी डिफाइन है, इसीलिए इन सब का डोमेन क्या हो जाता है मेरे दोस्त, इन सब का डोमेन क्या हो जाता है, इन सब का डोमेन हो जाता है -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। यानी सर इसमें कोई भी वैल्यू आप लोग डाल सकते हो, कोई भी एनी वैल्यू, है ना। लेकिन हमारे पास हर बार ऐसे फंक्शन नहीं मिलते हैं जिनमें हम लोग कोई भी वैल्यू डाल दें। क्यों नहीं डाल सकते सर, क्योंकि ऐसा वैल्यू डालने पर हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं हो पाता है। कैसे, जरा ध्यान से देखिए बेटा, 3 रेस्ट्रिक्शंस हैं, इन तीनों रेस्ट्रिक्शंस को पूरा फोकस देंगे तभी आपको मजा आएगा। पहला रेस्ट्रिक्शन बोलता है कि सर अगर मेरे पास डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन जो है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक्सप्रेशन आप लोगों को दिया गया है फंक्शन जिसमें डिनोमिनेटर का प्रेजेंस हो, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जो फ्रैक्शन का नीचे वाला हिस्सा होता है वो उसका प्रेजेंस हो, तो ये कहता है सर किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है दैट मस्ट बी अ नॉन जीरो नंबर। वो कैसा होना चाहिए सर, वो एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो ये कह रहा है सर सपोज कीजिए हमारे पास एक फंक्शन कुछ इस रूप में दे दिया जाता है कि y बराबर fx अपॉन में gx, तो सर इसमें डोमेन क्या होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर डोमेन तो वो एलिमेंट होता है, वो सेट ऑफ एलिमेंट्स होता है जिसमें फंक्शन डिफाइन होगा।
अब सर वैसे एफ एक्स और जी एक्स कोई भी फंक्शन हो वो शायद से डिफाइन ही हो रहे हो, लेकिन जैसे ही बच्चा मैं ये एफ एक्स तो कुछ भी आंसर आ रहा हो, लेकिन जी एक्स की वैल्यू अगर मैंने किसी वजह से जीरो रख दी, अगर मैंने जी एक्स की वैल्यू किसी वजह से किसी पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पर जी एक्स की वैल्यू जीरो आ जाती है, तो अब हमारे पास y बराबर क्या हो जाएगा सर, एफ एक्स अपॉन में जीरो। तो अपॉन में जीरो क्या हो जाता है सर, नॉट डिफाइंड, है ना। आप लोग जानते हो एफ एक्स अपॉन में जीरो अगर करेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमने यहां पे रेस्ट्रिक्शन क्या लगा दी कि सर बस जी एक्स जीरो मत रखना, बाकी आप कुछ भी कर लो। जो नीचे वाला फंक्शन है वो जीरो मत रखना, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है जी, बिल्कुल बात समझ में आती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सर। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेकर चलूं, मैं ये कहूं कि सर हमारे पास एक फंक्शन दे दिया जाता है दैट इज एफ एक्स बराबर दे देता है x प्लस वन अपॉन में x माइनस वन। ये एक फंक्शन है जी सर, वैसे तो एक फंक्शन है। अब आप इसमें x की कोई भी वैल्यू डाल दो भाई, कोई भी वैल्यू डाल दो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान जब आप डोमेन की बात कर रहे होंगे, किसकी, डोमेन की बात कर रहे होंगे, तब आप कहेंगे सर डोमेन हमारा हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी। आप कुछ भी डाल सकते हो, यहां पर कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बिल्कुल कहीं पर दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ एक जगह दिक्कत आएगी, जब आप यहां लिखोगे कि सर व्हेन x बराबर वन, व्हेन x बराबर वन, जब आप x की वैल्यू वन रखेंगे तब आप कहेंगे सर f1 कितना हो जाता है, f1 हो जाता है वन प्लस वन अपॉन में वन माइनस वन, यानी टू अपॉन में जीरो हो जाएगा, जो कि बेटा इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड आंसर देता है। तो सर फंक्शन तो डिफाइंड करवाना था ना, नॉट डिफाइंड आ गया, यानी कि मैं f जो है x बराबर वन जो है वो इस फंक्शन में नहीं रख सकता। और अगर मैं नहीं रख सकता तो मैं कहूंगा मेरा डोमेन सर मॉडिफाई होकर बोलेगा कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी रख दो, लेकिन बस ये वन को मत रखो, इस वन को मत रखो। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, जरा इसे समझिएगा बेटा, ये भी मजेदार एग्जांपल हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सपोज कीजिए हम लोगों ने एफ एक्स बराबर ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ले लिया, लेकिन मैं इसे कहता हूं कि सर ये वन अपॉन में या फिर x प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 मैंने ले लिया। ये भी एक फंक्शन है सर, है ना। अब इस फंक्शन में आप कहोगे कि सर रख तो मैं इसमें कुछ भी सकता हूं, कोई परेशानी नहीं है, तो मेरा डोमेन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर इस फंक्शन का जो डोमेन होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होना चाहिए। लेकिन याद रखिए सर, इसने बोला कि जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब सर x, ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं यहां पर आप लोगों को समझाता हूं पहले कि व्हेन आप लोग एक बार x की वैल्यू -3 रखकर देखिए दोस्त, -3 रखकर देखिए, और एक बार आप x की वैल्यू क्या रखकर देखिए, आप -4 रखकर देखिए। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू -3 रखेंगे तो f -3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 1 डिवाइडेड बाई यहां पर -3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, और 7 3 जा 21 + 12 हो जाएगा। तो आपके पास यहां पर -2 अपॉन में 0 आ जाएगा, जो कि बेटा नेगेटिव इंफिनिटी दे रहा होगा, है ना, नेगेटिव इंफिनिटी दे रहा होगा। वेन एक्स वैल्यू -4 रखोगे तो f -4 जब आप करोगे तो यहां पर -4 + 1 डिवाइडेड बाई -4 का स्क्वायर 16, 4 × 7 बेटा -28 प्लस 12 अगर आप करोगे तो सर यहाँ पे -3/0 आ जाएगा, और ये भी माइनस इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड वैल्यू दे रहा है। तो हमें समझ में आया कि सर हम लोग x की वैल्यू -3 और -4 नहीं रख सकते। तो सर ये आपको कैसे पता चला कि -3 और -4 नहीं रख सकते हैं? तो इसके पीछे एक छोटा सा हैक है, वो हैक समझ लो। वो हैक ये कि अगर मैं इसको इरेज कर दूं, मैं यहां से भी इरेज कर दूं, तो मैं कहूंगा कि सर ये जो डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर को नॉन जीरो रखना है। बस क्या रखना है सर, इस डिनोमिनेटर को नॉन जीरो रखना है, यानी सर x की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इसलिए 1 को हटा दिया। यहां ये जो डिनोमिनेटर है दैट इज x² + 7x + 12 यानी x² + 7x + 12 ये नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि सर इसे फैक्टराइज कर देंगे तो x + 3 और x + 4 का प्रोडक्ट नॉन जीरो हो जाएगा। यानी सर x की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए या फिर x की वैल्यू -4 नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों सर हमें पहले ही पता लग गए, तो यहां से मैं एक सेट हटा दूंगा जिसमें से -3 और -4 ये दोनों एलिमेंट्स यहां पर
नहीं होने चाहिए, है ना। यहां तक बेसिक लेवल पे बात आप लोगों को समझ में आती है दोस्त? ठीक है, तो ये अपना डोमेन वाला कॉन्सेप्ट, इस रेस्ट्रिक्शन में बात समझ में आ जाएगी। चलते हैं अगले वाले में। अगले वाला आपसे क्या कह रहा है? अगला वाला कह रहा है कि सर हमारे पास, ध्यान से सुनिएगा, हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन होगा जो अंडर द स्क्वायर रूट होगा। कैसा होगा सर? अंडर द स्क्वायर रूट होगा। तो हम कहते हैं सर अंडर द स्क्वायर रूट में ना हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर रखा जाता है। कैसा नंबर रखा जाता है? नॉन नेगेटिव नंबर रखा जाता है। तो उस कंडीशन में सपोज कीजिए हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा y बराबर अंडर द रूट एफ एक्स, तो अंडर द रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो कैसा होना चाहिए सर? वो पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आप इसे कह सकते हैं कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, इस चीज को समझिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। और हम लोग आए हैं समझने के लिए, तो सर वैसे ही समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए हम लोगों ने कहा सर अंडर द रूट में हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा दैट इज एफ एक्स बराबर, हमने कहा सर अंडर द रूट में x प्लस 4 ले लेते हैं, है ना। मुझे इस फंक्शन का डोमेन चाहिए, मतलब वो सेट ऑफ वैल्यूज जिससे इस फंक्शन को डिफाइन किया जा सके। जी सर ठीक है, तो हम कहेंगे सर इसका अगर मैं डोमेन लिखने की कोशिश करूं तो डोमेन मालूम क्या होगा? क्या होना चाहिए इसका डोमेन? तो मैं कहूंगा सर इसका डोमेन होना चाहिए हमारा -4 से लेके इंफिनिटी तक। सर आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला कि इसका डोमेन -4 से इंफिनिटी होगा? तो पहले आप इसे एनालाइज करें, क्योंकि ये लर्निंग स्टेज है भाई, ये लर्निंग स्टेज है। मैं कहता हूं कि सर -4 से नीचे नहीं होना चाहिए, -4 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो आप एक बार ट्राई करके देख लो कि सर -4 से नीचे में प्रॉब्लम क्या आ रही है। व्हेन आप x की वैल्यू बेटा -5 रखकर देखो, x की वैल्यू आप -5 रखकर देखो, तो आप कहोगे सर हमारे पास f -5 कितना आ रहा है? सर f -5 आ रहा है अंडर द रूट -5 + 4 हो जाएगा, जो कि अंडर द रूट -1 देगा, जिसे हम लोग आयोटा कहते हैं। सर आयोटा जो है ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, ये रियल नंबर नहीं होता है। तो सर एक्चुअली फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं हो रहा है रियल बेसिस पर, रियल नंबर्स के बेसिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। तो इसलिए सर ये मेरे लिए एक ऐसी वैल्यू है जो कि नॉट डिफाइंड से ही कंपेयर किया जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो सर आपको कैसे पता चला कि x की वैल्यू -4 से छोटी नहीं रख सकते हैं? तो उसके लिए ये कि हमने ध्यान से देखिएगा दोस्त, हमने ये जो अंदर फंक्शन रखा गया है दैट इज x + 4, है ना, ये x + 4, ये x + 4 कैसा होना चाहिए सर? ये या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो इक्वल टू 0 चलेगा। कैसा होना चाहिए सर? या तो पॉजिटिव होना चाहिए या तो इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होनी चाहिए। इसको अगर आप इंटरवल में लिखोगे तो बेटा x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? -4 इंक्लूडेड है तो स्क्वायर ब्रैकेट में, और अप टू बेटा इन्फिनिटी तक चला जाएगा। सभी को समझ में आया, है ना। ये समझ में आया कि सर अंडर रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन रखा है तो उसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, और उसी पॉजिटिव के बेसिस पे हम लोग चलेंगे। तो ये छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास डोमेन में क्या आता है? सर डोमेन में कहता है कि अगर मेरे पास लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में बेटा ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस बोलते हैं दोस्त। दिस इज बेस, है ना। और ये जो है बेटा इसे आप मान लीजिए वैल्यू कह लीजिए आप इसे, ठीक है। ये वैल्यू कह लीजिए कि हम लोग लॉगरिथम में कोई वैल्यू को इनपुट करते हैं और उसके बाद हमें एक आंसर आता है। तो ये बेस और ये वैल्यू, इन दोनों पे हमारी कुछ कुछ कंडीशंस लग रही होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन लग रही होती है बेटा? ये बोलता है कि सर हमारा ये जो बेस वैल्यू है दैट इज gx, ये सबसे पहले तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर ये gx जो है ये सर बराबर 1 नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये जो ये वाला फंक्शन है दैट इज एफ एक्स, है ना, ये फंक्शन कैसा होना चाहिए सर? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आप इसे कैसे याद रखेंगे कि सर ये gx और fx जो होने चाहिए सबसे पहले दोनों ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, लेकिन ये जो gx वाला फंक्शन है बस ये इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। सर एग्जाम्पल दीजिए ना प्लीज, इसका एग्जाम्पल ले लो भाई, मैं कहां मना कर रहा हूं, एग्जाम्पल ले लो। हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया कुछ इस तरीके से कि सर मान लीजिए एक फंक्शन एफ एक्स बराबर आपने लिखा लॉगरिथम, यहां पर लिख दिया हम लोगों ने 7 - x, ठीक है, और यहां पर हम लोगों ने लिख दिया
x माइनस 2 लिख दिया। कितना लिख दिया? x माइनस 2 लिख दिया। अब इसे ध्यान से देखिए सर, बेस में हमारे पास 7 माइनस एक्स है और वैल्यू में हमारे पास x माइनस 2 है, तो मेरा डोमेन कितना होना चाहिए ये हम लोग कैसे पता लगाएं? तो 3 कंडीशंस बताई थी, उन 3 कंडीशंस को फॉलो अप करो बेटा। पहला ये कि जो इस 7 माइनस एक्स है ये कैसा होना चाहिए सर? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये कि सर ये जो x माइनस 2 है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तीसरा ये कि सर ये जो बेस में फंक्शन है 7 माइनस एक्स ये सर हमारे पास इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। 3 बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो आगे चलते हैं। सर 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए। x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। 7 माइनस एक्स 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x की वैल्यू 6 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्या आप मेरे इन आंसर से सहमति रखते हैं? है ना, रखना है, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा सा आप लोग नंबर लाइन में समझने की कोशिश करें। डोमेन को बनाने से पहले नंबर लाइन को अप्रोच करें कि सर यहाँ माइनस इन्फिनिटी आता है, यहाँ इन्फिनिटी आता है। हमारे पास कुछ कुछ नंबर्स हैं जैसे 2, 6 और 7, तो मैं इनको यहाँ प्लॉट कर देता हूँ कि इधर 2 आ गया, इधर 6 आ गया और इधर 7 आ गया। तो ये कह रहा है कि सर मेरा जो आंसर होना चाहिए वो 2 से बड़ा होना चाहिए। ये वाली स्टेटमेंट कह रही है कि 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी 2 से बड़ा बेटा इस तरफ होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। ये सारा नंबर 2 से बड़ा होगा, x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा ये वाला नंबर। और यहां पर क्या आ जाएगा सर? यहां पर ओपन इंटरवल है इसीलिए ओपन डॉट हम लोग रखते हैं यहां पर। ये सब पढ़ा हुआ है क्लास 11 में हम लोगों ने इंटरवल्स के टॉपिक में। पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि सर हमारा x जो है वो 7 से छोटा होना चाहिए, तो 7 से छोटा सर ये वाला रीजन हो जाएगा, ये 7 से छोटा ये वाला रीजन हो जाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सर x की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, तो इधर भी बेटा मैं एक गोला बना दूंगा और इधर भी गोला बना दूंगा, यानी कुल मिला के हमारा रीजन जो है वो कौन सा कहना जाएगा? आप कहोगे कि सर इसमें ये वाला रीजन आ जाएगा जो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, और एक ये वाला रीजन हो जाएगा जो दोनों में कॉमन आ रहा है। यानी सर मेरा डोमेन क्या हो जाएगा? मेरा डोमेन हो जाएगा 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6 तक। सर 6 को इंक्लूड नहीं करना है तो आप यूनियन ले लेंगे, और 6 से लेके 7 तक हमारा ये डोमेन हो जाएगा। ना आप इससे बड़ी कोई वैल्यू ना आप इससे छोटी कोई वैल्यू यहां पर रख सकते हैं। अगर रखेंगे तो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं करेगा। क्या ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आप लोग जोड़कर अपने आप को कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि सर हाँ अब हम लोग डोमेन के क्वेश्चन तो कम से कम लगा सकते हैं। रेंज की बात हम तब करेंगे जब आप लोग रेंज पढ़ा दोगे तब करेंगे, है ना। तो ये आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सभी को बात समझ में आ गई? ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कैसे काम कर रहे हैं। तो इतना सब करने के बाद हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चंस लगाने के लिए कि यहां पर फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या होना चाहिए सर? यहां पर हमें फंक्शन fx क्या दिया गया है? ध्यान से देखिए सर, फंक्शन fx जो है वो हमें दिया जा रहा है 1 अपॉन में x माइनस 2। तो अगर मुझे डोमेन निकालना है तो मैं कहूंगा सर जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, और इसका मतलब सर x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब सर डोमेन क्या हो जाएगा? हमारा डोमेन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक सब कुछ ले सकते हो, बस आपको 2 नहीं लेना है। तो दिस इज द आंसर। हैं जी, बढ़िया इजी था कि सर हम कुछ भी ले सकते हैं x की वैल्यू, बस अब 2 मत रखिएगा क्योंकि 2 रखते ही हमारा फंक्शन जो होगा वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। हैं जी, चले अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो बेटा फंक्शन आपको क्या दिया गया है? फंक्शन दिया जा रहा है fx बराबर 1 अपॉन में x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया जा रहा है। अच्छा, तब आप मुझे ये कहेंगे कि सर हमारा ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ये नॉन जीरो होना चाहिए, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फैक्टराइजेशन कर देंगे तो ये x प्लस 1 और x प्लस 2 में फैक्टर होकर नॉन जीरो बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू
या तो -1 नहीं होनी चाहिए या तो x की वैल्यू -2 नहीं होनी चाहिए। तो तब आप जब डोमेन यहां पर मेंशन करोगे तो आप कहोगे सर हमारा डोमेन -∞ से ∞ तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस आपको क्या करना है, -1 और -2 को नहीं लिखना है। सो दिस इज द आंसर। हैं जी, बढ़िया। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन tan x। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन tan x। बेटा आपने रट्टा मारा होगा, अगर रट्टा मारा है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसे ध्यान से देखिए कि इसके पीछे लॉजिक क्या चल रहा है। सर लॉजिक भी तो होता है ना कुछ, मैथमेटिक्स तो कंप्लीटली लॉजिकल लैंग्वेज इसे कहा जाता है। कि सर हमें दिया गया है tan x फंक्शन। कितने बच्चे जानते हैं कि सर tan x फंक्शन जो है वो sin x अपॉन में cos x के फॉर्म में लिखा जाता है? लिखा जाता है। तो हमने कहा सर इसमें डिनोमिनेटर आ गया। अब इसमें डिनोमिनेटर आ गया का मतलब ये हुआ कि सर ये जो cos x होना चाहिए ये 0 नहीं होना चाहिए। अब आप इक्वेशंस पढ़ चुके हैं ना भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्लास 11th में। भाई जो नहीं पढ़े हैं वो यहां पर देखो। सर cos x 0 हमें कहां पर देता है, एक 90 डिग्री पर देता है, एक 270 डिग्री पर देता है। अगर मैं इनको डायरेक्टली बेटा एंगल किस फॉर्म में लिखूं, मैं लिखूं इनको रेडियंस के रूप में, है ना, रेडियंस के रूप में लिखूं तो ये π/2 पर 0 दे देगा, ये 3π/2 पर 0 दे देगा, ये सर 5π/2 पर 0 दे देगा, ये 7π/2 पर 0 दे देगा, ये 9π/2 पर 0 दे देगा, ये 11π/2 पर 0 दे देगा, एंड सो ऑन। बेटा देयर विल बी इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिन पर cos x जो है वो 0 देता है ना। cos 90 कितना होता है सर, cos 90 डिग्री 0 हो जाता है। तो जितनी बार आप घूम घूम के यहां पर आओगे तो ये 0 वैल्यू देना शुरू कर देगा। तो हम लोग ये समझते हैं कि सर अगर cos x बराबर 0 होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का रिजल्ट लिख रहा हूं भाई, अगर cos x बराबर 0 होता है इसका मतलब x बराबर क्या होता है सर, π/2 पर होता है। लेकिन ये π/2 कहां कहां हो सकता है, जैसे बेटा ये 1 है, ये 5 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 11 है। तो ऑल दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स को हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 2n+1 के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का रिजल्ट होता है कि सर अगर cos x बराबर 0 है तो x बराबर क्या क्या हो सकता है, 2n+1 π/2 हो सकता है। तो सर cos x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, cos x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब x बराबर क्या नहीं होना चाहिए सर, x बराबर 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब सर अगर अब मैं डोमेन लिखने की बात करूं तो डोमेन क्या हो जाएगा सर, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। रियल नंबर लिखो या फिर आप -∞ से इन्फिनिटी लिखो, लेकिन उसमें से बेटा एक सेट माइनस कर दो। वो सेट कौन सा माइनस कर दो, 2n+1 π/2 माइनस कर दो कि सर इससे बनने वाले जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब इसके एक्सक्लूड कर दिए जाने चाहिए। इस पूरे इंटरवल में से ये वाला सेट हटा देना है, जितने भी एलिमेंट्स आप लोग यहां से बना रहे हो, वेयर n जो होगा बेटा वो एक इंटीजर वैल्यू से बिलोंग करेगा। हैं जी, तो यही आप लोग रट्टा मारते हो ना कि सर -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन -2n+1 π/2 उसमें से हटा देना है, याद करते हो ना। लेकिन अब आपके पास एक लॉजिकल आंसर है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। डन, बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है सर, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। भाई देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यहां पर आप नोटिस करिए कि सर हमें fx फंक्शन जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है अंडर द रूट x² + 4x + 3 दिया जा रहा है। अब आपको ये समझना है कि सर फंक्शन के अंदर जो वैल्यू दी गई है, फंक्शन के अंदर कौन सी वैल्यू दी गई है, अंडर द रूट के अंदर वैल्यू दी गई है x² + 4x + 3। हम लोग ये जानते हैं कि सर ये x² + 4x + 3 जो है ये सर या तो इक्वल टू 0 या तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कभी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये मेरे को इमेजिनरी नंबर्स में आंसर करना शुरू कर देगा, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए रियल नंबर में सॉल्यूशन। तो ये या तो पॉजिटिव हो या तो इक्वल टू 0 हो। अब सर इसे पता करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं। दो मेथड्स कौन कौन से बेटा, पहला मेथड है हमारे पास कि अगर मैं, फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड, जो आप लोगों को सीखना है, ठीक है, वेवी कर्व मेथड, ये काफी अच्छा मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है बेटा टेबल मेथड, ठीक है,
टेबल मेथड, यानी आप टेबल बनाकर चेक करते हो कि कहां पर काम करेगा। तो अब वेवी कर्व मेथड की प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों को बोर्ड्स में ये वेवी कर्व मेथड मार्क्स नहीं देगा। दुख की बात है, ये आसान है लेकिन ये वेवी कर्व मेथड बोर्ड्स में आपको मार्क्स नहीं दिलाएगा, आपको टेबल मेथड दिलवाएगा। तो टेबल मेथड को जरा ध्यान से देखिए सर। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसे करूंगा फैक्टराइज। अगर ये फैक्टराइज हो सकता है तो ये x+1 और x+3 का प्रोडक्ट जो है बेटा वो ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है। तो अब आप टेबल बनाइए। टेबल बनाते हैं सर। टेबल जब आप बनाएंगे तो मैं टेबल मेथड में ये करूंगा कि यहां पर सबसे पहले ठीक है, यहां पर हम लोग बनाते हैं इंटरवल। ठीक है सर, यहां पर हम लोग बनाते हैं जो फंक्शन हम लोगों को दिया गया है, दैट इज वो फंक्शन क्या है सर, x+1 क्या दिया गया है, x+1 x+3 दिया गया है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है सर। अच्छा, और यहां पर हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल साइन कैसा आ रहा है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए दोस्त, इसके पीछे क्या लॉजिकल है, क्या लॉजिक हम लोगों को समझना है। हमने कहा सर x+1 और x+3 दिया हुआ है, तो अगर मेरे पास नंबर लाइन में डोमेन पता करना है तो इसका जो रूट होगा, यानी x+1 को अगर मैं 0 रख दूंगा तो हमारे पास x बराबर -1 आ जाएगा, और इधर से बेटा x+3 को अगर मैं 0 रख दूंगा तो x बराबर -3 आ जाएगा। तो हमारे पास दो रूट्स मिल रहे हैं, x बराबर 3 और x बराबर -3, है ना। तो यहां से हम लोग इसको वापस लिख देते हैं कि सर एक रूट हमारा x बराबर -1 और एक रूट हमारा x बराबर -3 हो जाता है। तो ये आप लोग देखकर भी पता लगा सकते हो, लिखने की या सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा सर ये हो गया हमारा -3 पहले आएगा और -1 इस तरफ आएगा, दिस इज -∞, दिस इज इन्फिनिटी। तो आपने नंबर लाइन को 3 टुकड़ों में बांट दिया। कौन कौन से 3 टुकड़े बेटा, पहला टुकड़ा है आपके पास -∞ से लेके 3 तक का रीजन, दूसरा टुकड़ा है बेटा आप लोगों के पास -3 से लेके 1 तक का रीजन, और तीसरा टुकड़ा है हमारे पास -1 से लेके इन्फिनिटी तक का रीजन, है ना। तो आप कहेंगे कि सर इंटरवल्स हम लोग कौन कौन सा ले, फिर इंटरवल्स ले लो बेटा, एक -∞ से लेके -1 तक का, सॉरी -3 तक का रीजन पहला टुकड़ा, दूसरा इंटरवल होगा -3 से लेके -1 तक का रीजन, और फिर -1 से लेके इन्फिनिटी तक का रीजन, ये ले लो। जी सर, कोई परेशानी नहीं है, ध्यान से सुनना, काम है यहां पर, थोड़ा सा काम है। वो ये कि सर मुझे यहां पर -3 से इस तरफ एक वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, दैट इज -4 ले सकते हैं। आपका मन है आप -5 ले लो, आपका मन है आप -6 ले लो, लेकिन -3 से इस तरफ -4 ठीक है। -3 और -1 के बीच में बेटा 0 आ सकता है, आपका मन है आप 1 ले लो, आपका मन है सर 0 नहीं आएगा, 0 गलत ले लिया आप, 0 गलत ले लिया बेटा, -2 आएगा जो इन दोनों के बीच में होगा। सर -1 के उस तरफ कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, सर 0 ले सकते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको इन इंटरवल्स के बीच में एक रैंडमली एक वैल्यू पिक करना है। रैंडमली एक वैल्यू पिक करेंगे तब आप कहेंगे सर मैं -4, यहां पर -4 और यहां पर -4 रखिए, रख कर देखिए तो आप कहेंगे सर -4 + 1 इज -3, ये कितना हो जाएगा बेटा -3। तो यहां से आंसर कैसा आ रहा है सर, नेगेटिव। कैसा आ रहा है, नेगेटिव आंसर आ रहा है। यहां -4 रखेंगे तो -4 + 3, आप कहेंगे सर -4 + 3 -1 देगा, तो यहां से भी नेगेटिव आ रहा है, तो माइनस माइनस बेटा कैसा हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा। कैसा साइन हो जाएगा सर, प्लस साइन हो जाएगा इस इंटरवल में। फिर -3 और -1 के बीच में एक वैल्यू हम लोगों ने कौन सी उठाई सर, -2 उठाई। -2 अगर आप यहां रखोगे तो -2 + 1 सर नेगेटिव वैल्यू देगा, जी सर। -2 + 3 सर पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो माइनस प्लस सर माइनस के साइन आएगा, यहां पर नेगेटिव साइन आएगा। अच्छा, -1 से इन्फिनिटी के बीच में बेटा इजियर वैल्यू लिया मैंने, 0 ले लिया, तो जैसे मैं यहां 0 रखूंगा तो 0 + 1 सर +1 होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। यहां 0 + 3 सर +3 आ रहा है, तो प्लस आ जाएगा, और प्लस प्लस बेटा क्या होता है, प्लस होता है, तो ये रीजन समझ में आया। तो इतना समझने के बाद मुझे पता चला, है ना। अब मैं इन सारी चीजों को यहां से ऐसे करके आप लोगों को बताऊंगा। फिर से इस चीज को थोड़ा सा नीचे से मैं ड्रॉ करना चाहूंगा।
ओके एक ही क्वेश्चन में मेहनत कर रहे हैं, बाद में हम लोग इसे काफी आसानी से कर देंगे। ये माइनस के इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, यहां पर हमारे पास बच्चे क्या है, माइनस के 3 है, यहां पर माइनस के 1 है। एंड ये कह रहा है कि सर इतना रीजन जो है, ये वाला रीजन, इतना वाला रीजन जो है बेटा ये पॉजिटिव पाया जा रहा है, इतना वाला रीजन जो है ये सर नेगेटिव पाया जा रहा है, और इतना वाला रीजन जो है ये सर पॉजिटिव पाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द टेबल मेथड। बस इसी को हम लोग वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं कि सर पूरे नंबर लाइन को हम लोगों ने इंटरवल्स में तोड़ लिया और यहां से पॉजिटिव भरते हैं, फिर नेगेटिव भरते हैं, फिर पॉजिटिव भरते हैं, ऑल्टरनेटिव साइंस हम लोग भरते जाते हैं। दिस इज वेवी कर्व मेथड। बट इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, टेबल मेथड से ही जाने पर मार्क्स मिलेंगे। तो अब मुझे डोमेन बताना है। सर डोमेन तो आप बता ही नहीं रहे। हमें क्या मांगा गया था, हमें मांगा गया था कि सर ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा कब होगा। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव कब होगा बेटा, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव कब होगा, यही तो पूछ रहा है। तो सर पॉजिटिव हमें एक इस रीजन में मिल रहा है, इस वाले रीजन में पॉजिटिव मिल रहा है, और एक बार पॉजिटिव हमें इस रीजन में मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो डोमेन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर, डोमेन होना चाहिए माइनस के इन्फिनिटी से लेके माइनस के 3 तक, यूनियन माइनस के 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब बात आती है कि सर मुझे -3 और -1 में ओपन इंटरवल का इस्तेमाल करना है या क्लोज्ड इंटरवल का इस्तेमाल करना है, तो मुझे यहां पर क्लोज्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। क्यों सर, क्योंकि बेटा यहां पर इक्वालिटी भी होल्ड कर रही थी, और इक्वालिटी होल्ड कर रही है तो सर इक्वल टू 0 भी हम लोग ये ले सकते हैं, और इक्वल टू 0 -3 और -1 को रखने पर इक्वल टू 0 आएगा। इस बेसिस में हमारा डोमेन तैयार हो जाता है ना। टेबल मेथड क्लियर है बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी, एकदम से नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप लोगों को टेबल मेथड काफी हेल्पफुल रहेगा। और इसका जो एप्लीकेशन है वो आप लोग देखोगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, जहां पर हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सॉल्व कर रहे होंगे, तब आप लोगों को टेबल मेथड की यूज पता चलेगा। ठीक है, चलें आगे, अगला सवाल देखिए। एक और सवाल हमें एग्जांपल देगा यहां पर, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस। चलिए देखते हैं सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहां पर फंक्शन की तरफ थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ठीक है, एफ एक्स आपको क्या दे रहा है सर, 1 में दे रहा है, 1 में सर अंडर रूट भी दे रहा है, यानी ये दो तरीके के रेस्ट्रिक्शंस दे रहा है। एक तो सर ये कि हमारा फंक्शन अंडर रूट के अंदर है, दूसरा ये कि फंक्शन डिनोमिनेटर में भी है। तो हमने कहा सर अगर फंक्शन रूट के अंदर है तो x² - 6x + 5 जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट सर ये डिनोमिनेटर में रखा गया, इसका मतलब x² - 6x + 5 जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है भाई कि सर एक तो अंडर रूट के अंदर रखा है तो सबसे पहले तो इसे पॉजिटिव या इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन सर ये डिनोमिनेटर में रखा है तो 0 नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप कंबाइन करके लिखोगे, इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर आप कंबाइन करके लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये सर कि x² - 5x + 6 जो है वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप इसे फैक्टराइज करेंगे तो आपका ये x - 2 और x - 3 में फैक्टर हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सर टेबल मेथड को बुलाया जाए, टेबल मेथड को बुलाएंगे तो हमारे पास कौन कौन सी चीजें होती हैं सर, पहला हो जाएगा हमारा इंटरवल, कौन से इंटरवल में हम लोग चेक कर रहे हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा फंक्शन जो x - 2 और x - 3 से बनकर आ रहा है। तीसरा कॉलम हो जाएगा हमारा साइन ओवरऑल कैसा आने वाला है। तो ये भी आपको 3 अलग अलग इंटरवल्स में तोड़ेगा। कैसे कैसे मैं यहाँ पर बनाकर दे देता हूं कि सर हमारा ये अगर नंबर लाइन है, दिस इज माइनस के इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, तो यहां से x की वैल्यू 2 आएगी, यहां से x की वैल्यू 3 आएगी, यानी जो हमारे रूट्स हैं वो हमारे पास क्या क्या है सर, एक तो 2 है और एक 3 है। तो मेरा पहला इंटरवल हो गया माइनस के इन्फिनिटी से लेके 2 तक, तो लीजिए बच्चा माइनस के इन्फिनिटी से लेके 2 तक। अगला इंटरवल हो जाएगा 2 से लेके 3 तक, अगला इंटरवल हो जाएगा 3 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। इंटरवल्स ले लिए सर। अब -2 से इस तरफ, बेटा 2 से इस तरफ कोई वैल्यू ले लो, तो लेट अस अज्यूम कि 2 से इस तरफ 0 ले लेते हैं। सर 2 और 3 के बीच में एक वैल्यू ले लो, तो 2 और 3 के बीच में बेटा 2.5 ले लेते हैं। सर 3 के इस तरफ एक वैल्यू ले लो, तो x की वैल्यू बेटा 4 ले लेते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी जितना हो सके आसान नंबर्स को लीजिए। तो जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा,
x की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये -2, ये -3, -2 इंटू -3 यानी -2 इंटू -3, तो सर माइनस माइनस हमें प्लस आंसर दे रहा होगा। अरे हाँ दे रहा है ना, प्लस दे रहा है सर। यहां पर 2.5 अगर मैं रखूंगा तो 2.5 -2 सर प्लस के 0.5 आ जाएगा, प्लस के 0.5 आ जाएगा, और 2.5 -3 सर माइनस के 0.5 आ जाएगा, तो ओवरऑल साइन नेगेटिव आ जाएगा। यहां 4 रखिए बेटा, 4 - 2 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस का हुआ, और 4 - 3 +1 आ जाएगा, तो +1 आ जाएगा, और प्लस प्लस बेटा प्लस दे देगा। यानी सर हमसे ये बोलना चाहता है कि इतने रीजन में सर हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा, इतने रीजन में हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, इतने रीजन में हमारा आंसर सर फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। हमें क्या मांगा था दोस्त, हमसे मांगा था ये वाली कंडीशन, क्या कि सर कितने रीजन में ये पॉजिटिव होगा। तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव हमें कहां कहां मिल रहा है, एक तो इस वाले रीजन में मिल रहा है ना, एक सर इस वाले रीजन में मिल रहा है पॉजिटिव। तो मेरा डोमेन क्या होना चाहिए, मेरा डोमेन क्या होना चाहिए सर, डोमेन क्या होना चाहिए। आप कहेंगे सर डोमेन होना चाहिए मेरा माइनस के इंफिनिटी से लेके 2 तक और 3 से लेके इंफिनिटी तक होना चाहिए। अब बात आती है कि सर ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहां पर इक्वालिटी नहीं है, सिर्फ इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन है, तो इक्वल टू 0 का केस नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते, तो सर हमें इनइक्वालिटी ही रखनी है, और हमारा आंसर जो होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये ओपन इंटरवल में ही 3 से लेके इंफिनिटी हो जाएगा। सो दिस इज द डोमेन, दिस इज द रिक्वायर्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन। बढ़िया भाई, एकदम छोटे छोटे करके सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन मैं यहां पर दे रहा हूं, तो इसको आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे लॉगरिथम से पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशन जी, fx क्या दे रहा है, fx दे रहा है सर लॉगरिथम का जो बेस है वो हमें x - 2 दे दिया गया, और जो वैल्यू वाला पार्ट है वो 5 - x दे दिया गया। हमने इसके लेकर 3 कंडीशंस की बात करी थी सर। पहला कि ये जो बेस वैल्यू है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा सर ये जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तीसरा कि सर ये जो x - 2 है ये इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात हम लोगों ने सीखी थी कि ये इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए सर, 2 से बड़ी होनी चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो सर x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। इसको सॉल्व करूंगा तो सर x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। तो नंबर लाइन पर अप्रोच करें दोस्त। नंबर लाइन हमारे पास माइनस के इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी है। नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं 2, 3 और 5 दिखाई दे रहे हैं। तो पहला रीजन हमसे बोल रहा है कि सर 2 से बड़ा होना चाहिए, बराबर नहीं होगा, 2 से सिर्फ बड़ा होना चाहिए, ये वाला रीजन हो जाएगा। ये बोल रहा है कि सर 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये वाला रीजन हो जाएगा। और ये कह रहा है कि सर x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, तो यहां से और यहां से दोनों से अगर मैं हटा देता हूं, है ना, इसे कुछ ऐसे अगर मैं यहां पर ओपन डॉट बना दूं और यहां पर ओपन डॉट बना दूं इस तरीके से, तो हमारा रीजन कौन सा हो जाएगा सर, रीजन हो जाएगा ये वाला कॉमन रीजन। ये कॉमन रीजन आ जाएगा जो कि दोनों में हमें गिनना है। तो हमारा डोमेन क्या होगा इस क्वेश्चन का सर, इस क्वेश्चन का डोमेन हो जाएगा 2 से लेके 3 दोनों ही नॉट इंक्लूडेड है, यूनियन 3 से लेके 5 दोनों ही नॉट इंक्लूडेड है, ओपन इंटरवल्स का इस्तेमाल होगा। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हैं जी, एकदम बढ़िया। यहां तक बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो चुके डोमेन निकालने के, ठीक है सर, ओके। तो आगे चलते हैं, यहां से देखते हैं आगे हमारे पास क्या आ रहा है। अब हम लोग बढ़ेंगे बेटा रेंज की तरफ। सर रेंज कैसे निकालें, रेंज निकालने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। क्या कि आपको y बराबर fx करके एक फंक्शन देगा या फिर आप बनाओगे, देन उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसे एक इनवर्स फंक्शन के रूप में लिखने की कोशिश करोगे, उसे y का एक फंक्शन बना दोगे ना कि x का फंक्शन। तब वहां से आप क्या करोगे, आप वही सारी रेस्ट्रिक्शंस का इस्तेमाल करोगे जो कि आपने डोमेन निकालने के लिए किया था। नहीं समझ आया, मैं समझाता हूं अभी। देखो, जैसे हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन किया था जहां पर y बराबर कुछ ऐसे लिखा हुआ था, fx बराबर क्या लिखा हुआ था सर, x + 1 अपॉन में x - 1 ऐसे करके लिखा हुआ था, है ना, एक फंक्शन जिसका डोमेन हम लोगों ने निकाला था। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। हम डोमेन तो जानते हैं कि सर x की वैल्यू 1 मत रखना, बाकी कुछ भी रख दो, बाकी कुछ भी रख दो चलेगा, लेकिन बस x की वैल्यू
1 मत रखना। ठीक है सर, रेंज कैसे निकालें? तो सबसे पहले क्या करो बेटा, इसे आप लोग मान लो y। जी सर, y मान लेते हैं और इसको यहां से इरेज कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको x की वैल्यू ढूंढनी है। सर x की वैल्यू ढूंढने के लिए मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा कि ये x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस के y बन जाएगा। अच्छा, इधर से x को इधर ले आते हैं तो ये x माइनस एक्स वाई बराबर माइनस वाई माइनस 1 हो जाएगा। और अगर आप x कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 माइनस वाई बराबर माइनस के y प्लस 1 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूं तो ये माइनस के y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई सर इन द टर्म्स ऑफ y। x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y है। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये हर अपने अलग अलग फंक्शन में आपको अलग मेथड लगाना पड़ेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ये मत समझना कि यहां पर ऐसे ही हर क्वेश्चन को ऐसे ही इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये वाला आसान है, शायद से किसी और फंक्शन में आपको थोड़ा और जोर लगाना पड़े, है ना। तो ध्यान रखना है। लेकिन हमारा पहला स्टेप क्या है कि सर हमें x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिखकर दिखानी है। अब सर ऐसा है कि अगर मुझे रेंज पता करना है तो मैं इस वाले पार्ट में, ये देख रहे हो ना, ये देख रहा है विनोद, है ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, इट शुड बी डिफाइंड, इट मस्ट बी डिफाइंड। ये कैसा होना चाहिए सर, ये डिफाइंड होना चाहिए। सर ये डिफाइन करने के लिए हम लोग ये कहेंगे सर फंक्शन आपने लिखा है x बराबर माइनस के y प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस वाई लिखा है। इसमें सर खास बात ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर 1 माइनस वाई, ये सर बस जीरो मत रखो, बाकी तो कौनो परेशानी नहीं, एकदम नहीं ना। तो बस ये जीरो मत रखो। सर इसको जीरो नहीं रखेंगे तो इसका मतलब ये आप कहना चाहते हो कि y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। तो सर बस अपना आंसर आ गया, कि सर रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा दोस्त कि y जो है वो बिलोंग करेगा कंप्लीट माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, मगर y की वैल्यू 1 नहीं रख सकते हैं, इसलिए -1 वाले सेट को हम लोग हटा देंगे। नाउ दिस बिकम्स द रेंज ऑफ द सेट। बताइए सभी को समझ में आया दोस्त? थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैं इसे कहूंगा, लेकिन कुछ इतना भी नहीं कि हां आप इसे घबरा जाएं। प्रोसेस डोमेन वाला ही है, लेकिन हमें क्या करना है, फंक्शन को y के फॉर्म में लिखकर लाना है और फिर y के लिए हमें उसकी डेफिनेशन करने की कंडीशंस चेक करनी है। कुछ एग्जांपल्स के साथ इसे करके देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ऑलमोस्ट ऐसा ही एग्जांपल अभी हम लोगों ने किया, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या था सर? सबसे पहला काम था कि y बराबर मान लेते हैं x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 4 को। तो यहां से हो जाएगा एक्स वाई माइनस 4y बराबर x प्लस 1 हो जाएगा। सर इसे इधर ले आएंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स बराबर हमारे पास 1 प्लस 4y हो जाएगा। जी सर, यहां से x कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा y माइनस 1 और यहां पर ये इसे 4y प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख दूंगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1 हो जाएगा। लीजिए फंक्शन बन गया y के रूप में। हाँ सर, अब मुझे देखना है कि सर इसमें एक डिनोमिनेटर आ रहा है, ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब y माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 टू बी डिफाइंड, टू डिफाइन दिस फंक्शन। यानी सर y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, और y की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। तो दोस्त आप लोग रेंज क्या लिखोगे? आप रेंज लिखोगे अगेन कि सर माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक कुछ भी रख लो, बस 1 मत रखना, 1 मत रखना। तो दिस बिकम्स योर आंसर। हैं जी? प्रोसेस सेम, सिंपल, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है भाई, घबराना नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर ने बोर्ड में सॉल्व किया तो आसान है, हमें करने की जरूरत नहीं है, तो बेटा सबसे पहले सपने से जागो, ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो और मम्मी से बोलो कि हाँ एक कड़क चाय बना दे और अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। क्यों? क्योंकि बेटा ये आसान काम नहीं है। यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट, तभी आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी ना किसी क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि अबे यार ये तो मुश्किल लग रहा है, ये वाला तो करा ही नहीं, पहले कभी किया ही नहीं। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप बहुत सारे सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद कोई नया सवाल आ जाए तब आपको लगता है अरे जब इतने कर लिए तो इसे भी कूट डालेंगे। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
बेटा बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होने वाला। जिनको लगता है ना कि मैं एक बार सॉल्व करूंगा और मैं मैथ्स में 100/100 ले आऊंगा, तो फिर से बोलूंगा आंखों में ठंडा ठंडा पानी मारो, है ठंडा पानी। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। मैं इस फंक्शन को देखते ही बोल सकता हूं कि सर इसका रेंज है 4 to infinity। आपको कैसे पता चला? हालांकि ये मेरी प्रैक्टिस है, अभी मैं आपको पूरा लिखकर बताऊंगा। देखो सॉल्यूशन में हम लोगों ने कहा कि सर अगर मैं y बराबर मान लेता हूं x² + 4 ये ले लेता हूं, तो यहां से सर x की वैल्यू निकालने के लिए x² विल बी इक्वल टू y - 4, है ना। तो सर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी ±√y - 4 हो जाएगा। जी सर, x बराबर ±√y - 4 हो जाएगा। फिर हम ये बात जानते हैं कि सर अंडर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होता है वो नॉन कैसा होना चाहिए सर? नॉन नेगेटिव, यानी या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो इसका मतलब y जो है वो सर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, और y ग्रेटर देन 4 है तो इसका मतलब सर रेंज क्या होना चाहिए? सर रेंज होना चाहिए 4 इक्वालिटी के साथ है और 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी इंफिनिटी तक जाओगे। सो दिस बिकम्स द रेंज। हैं जी, ये भी आसान हो गया सर, है ना। अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, लेकिन ये है काफी आसान काम। चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सर द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर 2 + cos²x। अब देखो बेटा, आप चाहो तो इसे y वाले से कर सकते हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप y वाले से मत करो, क्योंकि यहां ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट है और ट्रिग्नोमेट्री चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेगा। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि सर x की वैल्यू कहां से कहां तक है? सर x की वैल्यू आप इस फंक्शन में कुछ भी डाल सकते हो, यानी x की वैल्यू मैक्सिमम लेवल पे इंफिनिटी है, मिनिमम लेवल पे माइनस की इंफिनिटी है। लेकिन हम जानते हैं सर x की वैल्यू -∞ से इंफिनिटी चाहे कोई भी वैल्यू डालो, लेकिन cos x की वैल्यू क्या होती है सर? मैक्सिमम लेवल पे 1 होती है, मिनिमम लेवल पे -1 होती है। ये बात आप लोग जानते हो कि cos x एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो सर अगर मैंने cos x का स्क्वायर कर दिया तो नेगेटिव वैल्यू तो आएगी ही नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू सर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और मिनिमम वैल्यू बेटा 0 हो जाएगा, यानी cos स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू सिर्फ 0 ही आने वाली है। अच्छा, अब अगर मैंने इस cos स्क्वायर x में क्या किया बेटा? 2 प्लस कर दिया, तो इसका मतलब मुझे यहां पर भी 2 + 1 करना होगा और मुझे यहां पर भी 2 + -1 करना होगा, क्योंकि यहां पर -1 है, सॉरी 2 + 0 करना होगा, 2 + 0 करना होगा। तो ये इनइक्वालिटी एज इट इज चलती रहेगी। तो आप कहोगे सर ये y की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू इधर 3 हो गई, इधर से सर कितनी हो गई? 2 हो गई, यानी सर मेरा रेंज जो है यानी y की वैल्यू है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है सर? 2 भी इंक्लूडेड है और 3 भी इंक्लूडेड है, तो 2 से लेके 3 तक अपना रेंज हो गया। तो ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। है जी, बढ़िया, बात समझ में आ गई दोस्त। दिस इज वेरी इजी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के रेंज को इस्तेमाल किया कि ट्रिग्नोमेट्री में रेंज क्या होती है, उस बेसिस पे हम लोगों ने इस फंक्शन का रेंज ढूंढ कर निकाला। चलते हैं अगले सवाल पे। यहां देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। चलिए देखेंगे ये क्वेश्चन कैसे मुश्किल पड़ेगा। यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूं, जरा ध्यान से देखें दोस्त, यहां से देखें सॉल्यूशन। हम लोग अगर y बराबर ले लेते हैं तो ये x का स्क्वायर प्लस 4x + 3 हो जाएगा। जी सर। अच्छा, अब अगर मैं इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से लिखने की कोशिश करूं तो ये बन जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस के 3 बराबर y बन जाएगा। जी सर। इस 3 और -2 का होल स्क्वायर अगर इधर लेकर आएंगे तो ये y + 1 बन जाएगा और इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। जी सर। यहां से x + 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? वो हो जाएगी √y + 1 हो जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस में आएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी -2 प्लस माइनस √y + 1 हो जाएगा। हाँ सर, कोई परेशानी? x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया। सर जब हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया तो हमें एक बात अच्छे से मालूम है कि इसके अंदर जो रखा हुआ है दैट इज y + 1, ये कैसा होना चाहिए सर? y + 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी सर y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, यानी सर रेंज क्या होना चाहिए? सर रेंज होना चाहिए हमारे पास
-1 इंक्लूडेड के साथ इससे बड़ा यानी इंफिनिटी तक होना चाहिए। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, हैं जी। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि हाँ मुश्किल चीज है, खतरनाक चीज है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। यहां पर 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इस्तेमाल किया कि सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड बेटा? यहां पर मैं आपको लगाकर दे रहा हूं, दिस इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल किया गया है। 9th क्लास में आप लोगों ने इसको पढ़ा था। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इसका, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये जरूरी ये है कि इसका इस्तेमाल बेटा यूज्ड इन, ऑल्सो यूज्ड इन इंटीग्रेशन। सर इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे तब भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप लोगों को यूज करना होगा। तो मैं ये कहूंगा कि क्लास 9th का ये मेथड हल्के में मत लेना दोस्त। देखो यहां भी काम आ गया और आगे भी काम आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। सर ये क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। सर ये फंक्शन, ये बढ़िया सवाल है, ये आपने सही सवाल उठा लिया एकदम, ये वाला बड़ा दुख देता है। तो देखिए दोस्त, इसे कैसे करेंगे रेंज ढूंढने के लिए? सर y बराबर ले लेते हैं x का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ले लेते हैं। सो यू विल से दैट कि ये y प्लस वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, अगर मैं इसको इधर और इसको इधर कर देता हूं, है ना, इसको इधर उधर कर देता हूं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई आ जाएगा। जी सर, इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो दिस विल बी 1 माइनस वाई और इधर आ जाएगा वाई। तो सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर वाई अपॉन में 1 माइनस वाई आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर द रूट वाई अपॉन में 1 माइनस वाई आ जाएगा। सर यहां पर इनइक्वालिटी का एंट्रेंस हो चुका है, और इनइक्वालिटी में हमें क्या करना है सर? अंडर द रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, अंडर द रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है, जरा ध्यान से देखिए, ये जो भी एक्सप्रेशन है इधर, ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो सर, इसके बारे में अगर बात करें तो y अपॉन में 1 माइनस वाई जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इनइक्वालिटी की प्रेजेंस आ गई, बट इस बात का ध्यान रखेंगे सर, इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1 माइनस वाई जो है वो सर इक्वल टू 0 ना हो जाए, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में रखा गया है। चीजें सब कुछ ध्यान में रखनी है। ये नहीं कि सर कोई क्वेश्चन सिर्फ एक ही कंडीशन के ऊपर सेटिस्फाई किया गया हो, नहीं बेटा, क्वेश्चन को मुश्किल बनाया जाता है ना। तो इस तरीके से हो गया। सर यहां पर हमें टेबल को बुलाना पड़ेगा। टेबल मेथड से अगर मैं बुलाऊंगा तो देखिए बच्चे, यहां से हमारे पास टेबल मेथड को मैं यहां पर फिर से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। हालांकि इसे वेवी कर्व मेथड से सेकंड्स के अंदर निकाला जा सकता है, लेकिन सर मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, तो उसका कोई फायदा ना है। ठीक है, तो वो फायदा हो ऐसी चीज हम लोग करेंगे। इधर आ जाएगा हमारा इंटरवल, जी सर, इधर आ जाएगा हमारा कौन बेटा? y अपॉन में 1 माइनस वाई आ जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारे पास साइन। जी सर, यहां से बेटा आप लोगों को क्या मिलेगा? यहां से आप लोगों को मिलेगा y बराबर 0, और यहां से आप लोगों को मिलेगा y बराबर 1। यानी सर नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इन्फिनिटी, यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 1। तो सर अब मुझे क्या करना है? मुझे 0 के इस तरफ एक वैल्यू लेनी है, तो कंसिडर कर लो बेटा y की वैल्यू -1। सर 0 और 1 के बीच में एक वैल्यू लेनी है, तो y की वैल्यू 0.5 ले लो। ठीक है, अच्छा मैं इनको ना नीचे की तरफ लिखता हूं तो बेटर रहेगा, मुझे बाद में काम करने में हेल्प होगा। यहां पर y की वैल्यू हम लोग -1 ले लेते हैं, यहां पर y की वैल्यू हम लोग 0.5 ले लेते हैं, यहां पर y की वैल्यू हम लोग फॉर इजी वैल्यू 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो सर जब मैं y की वैल्यू -1 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर? ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ऊपर हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा, है ना। ये कौन सा रीजन है सर? ये माइनस के इन्फिनिटी से 0 वाला रीजन है, तो ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, और नीचे बेटा 1 माइनस -1 यानी 1 + 1 बेटा पॉजिटिव आ जाएगा। तो हमारा आंसर कैसा हो गया? नेगेटिव आ गया। ओवरऑल नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज नेगेटिव। ठीक है सर, अगला रीजन है हमारे पास 0 से लेके 1 तक का रीजन, जहां पर 0.5 रखूंगा तो सर ऊपर प्लस आ जाएगा, नीचे 0.5 रखूंगा तो नीचे भी प्लस आ जाएगा, तो प्लस प्लस बेटा क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। जी सर, 2 रखूंगा तो बेटा 2 यहां पर हमारे पास 1 से इन्फिनिटी वाला रीजन है, 2 रखूंगा तो ऊपर बेटा प्लस आ जाएगा, और नीचे 1 - 2 -1 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस बेटा माइनस आ जाएगा। तो हमें समझ में आया कि सर सिर्फ इस वाले एरिया में, कौन से? इस वाले एरिया में देखें तो सर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इस वाले एरिया में देखें तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और इस वाले एरिया में देखें तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है।
तो सर हमें कैसा चाहिए था, हमें तो ग्रेटर देन जीरो चाहिए था, और अगर ग्रेटर देन जीरो चाहिए था तो अब मेरा रेंज जो है वो इस वाले रीजन से बिलोंग करेगा ना दोस्त, इस वाले रीजन से, क्योंकि हमें तो सिर्फ पॉजिटिव रीजन से ही मतलब था। तो रेंज क्या हो जाएगा दोस्त, रेंज हो जाएगा हमारा सर 0 से लेके 1। तो अब अगर आप ये आंसर करते हो तो सर ये गलत हो जाएगा। ये आंसर क्यों गलत हो जाएगा सर, ये आंसर क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा हम लोगों ने ये बट वाली कंडीशन को तो ध्यान ही नहीं दिया। ये बट वाली कंडीशन में हमें पता लगता है कि y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, और अगर ये 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए तो हम ये कहेंगे कि सर ये 0 तो होना चाहिए इक्वल टू, लेकिन 1 जो है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए। सो दिस इज योर करेक्ट रेंज, जो कि कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो ये था हमारा एंटायर डोमेन एंड रेंज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। आपको प्रैक्टिस करना है, मैंने प्रैक्टिस शीट के अंदर और अच्छे सवाल आप लोगों को दिए हैं, लेकिन ये बेसिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई, ये सच में बहुत ज़रूरी है। और आपको ये लिखना है, करना है, पहले पेन घिसना है दोस्त, जब तक उंगलियों में दर्द ना हो जाए, वो दर्द आपको फील ना हो, तब तक उस दर्द का मज़ा नहीं आता भाई, बिल्कुल नहीं आता। सो इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के साथ साथ फिर उसके बाद प्रैक्टिस शीट लगाएं, एंड देन उसके बाद एनसीईआरटी की तरफ जाएं, और फिर उसके बाद कोई हेल्प बुक लगाएं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, आपका सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल, यहां करते हैं लेक्चर की खत्म, और फिर इसी के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।